नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। आज के शो में बात होगी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टिप्स की, ढेर सारे गुरु ज्ञान की और बाजार की चाल की, खासकर सटीक एनालिसिस, डेली ट्रेडिंग का और आपके पोर्टफोलियोज का, जहां पर आप लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कविता जी। शुक्रिया शैल जी। और गुरु ज्ञान की बात आपने यहाँ की है, टीचर्स डे का उपलक्ष्य भी है, तो उसी बहाने निवेश की सीख पर भी हमारा फोकस होगा। शो में हम लाइफ की तमाम स्टेजेस के मुताबिक प्लानिंग पर फोकस करते हैं और इसी कड़ी में आज शो की शुरुआत करेंगे सीनियर सिटीजन के साथ। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ मुकुंद कुलकर्णी जी की, जिनका अगर आपको याद हो तो हमने पोर्टफोलियो ठीक किया था, लेकिन इनके पोर्टफोलियो की हम अपडेट लें उससे पहले आइए डालते हैं नजर मुकुंद कुलकर्णी पर। तो मुकुंद कुलकर्णी साहब 77 साल के जवान इंसान हैं, जिन्होंने बहुत सारी अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स बहुत शानदार 4 फंड्स में इन्वेस्ट करी है और वहां से वो सिस्टमैटिकली हर महीने पैसा विड्रॉ करते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए। कौन कौन से ये 4 फंड्स हैं आपके सामने? बहुत शानदार टॉप क्वालिटी गिल्ड फंड है एसबीआई मैग्नम का, एचडीएफसी बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड है, आईसीआईसीआई प्रू बॉन्ड फंड है और लास्टली यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। कुल मिला के हर एक फंड में 4 लाख रुपए की आपने रकम जमा करी है कुलकर्णी साहब ने। और अब आप एक बात नोटिस कीजिए, रिटर्न्स की तरफ ध्यान दीजिए, किस हिसाब से यहां पर आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न आते हुए देख रहे हैं, जो कि आपको कविता जी बताएंगी। और ये तब है जब आप एक ग्लोबल वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे बॉन्ड हो, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए ठीक से निवेश करेंगे अच्छी क्वालिटी में, तो आपको ये एब्सोल्यूट रिटर्न आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये एक वरिष्ठ नागरिक है तो इन्हें कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो हमने बनाकर दिया है, जहां पर इनकी कमाई हुई राशि को ही हमने निवेश किया है और उसमें भी इनको कैसे कमाई होगी इसकी रणनीति हमने आपको बताई है। और यहाँ पे तमाम फंड्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड है, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है, आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड है और यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड है। सभी में आप देख रहे हैं क्लोज टू 10% के आसपास का आपको रिटर्न मिल रहा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एसडब्ल्यूपी के जरिए ये अपनी मंथली कमाई भी कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो के जरिए। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस जनवरी से लेके अब तक। शैल जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कविता जी, और यही खासियत है म्यूचुअल फंड में निवेश की। अगर आपने अब तक नहीं निवेश किया है तो आज सबसे अच्छा दिन है। हमारे पास बहुत शानदार पोर्टफोलियोज हैं और चाहे आपकी उम्र 25 साल की हो, 35 साल की हो, 40 से आप ऊपर हो, या आप कुलकर्णी साहब की तरह 77 साल के जवान इंसान हो, आपके लिए हमारे पास बेहतरीन फंड्स हैं। और फंड्स पर राय करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे विनय पहाड़िया साहब। आप फंड मैनेजर हैं यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के, जो कुलकर्णी साहब का पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो पहाड़िया साहब, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स पर, और चर्चा आपसे शुरू करते हैं। बताइए किस तरीके से आप फिलहाल बाजार में ये एक हल्का सा लाल निशान आते हुए देख रहे हैं? क्या आपका रुझान है? क्या ये लाल निशान आपको बढ़ता हुआ दिखेगा या ये सिर्फ एक मोमेंटरी ड्रॉप इन प्राइसेस है? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए शो पर। जैसा कि आपने कहा कि आज के दिन थोड़ा लाल निशान है, मार्केट्स हैव फॉलन अ बिट, लेकिन एक चीज़ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इक्विटी जो इन्वेस्टिंग का जो एक सिस्टम होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में, जैसे शॉर्ट टर्म माने 3 महीने, 6 महीने, इवन साल भर को शॉर्ट टर्म ही कहा जाएगा। शेयर मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल या 7 साल की अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसके लिए आप नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। और इसी के लिए मैं एडवाइस करता हूँ सभी इन्वेस्टर्स को आपके चैनल के माध्यम से कि शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी पे ज़्यादा ध्यान न दें, लॉन्ग टर्म में ध्यान दें। और इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है और इसीलिए ज़्यादा ग्रीड में ना आए और ज़्यादा घबराहट भी ना करें। जब मार्केट गिरता है तो घबराएं नहीं, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो एक ग्रीड के चलते मार्केट में निवेश नहीं करें।
बिल्कुल पहाड़िया जी, ये तो आपने गुरु मंत्र दे दिया है। लंबी अवधि के निवेशक के लिए थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए उन्हें और धीरज से काम लेना चाहिए। लेकिन देखिए कोविड का माहौल है, ऐसे में एज अ फंड मैनेजर आपकी जो सिचुएशन है वो काफी चैलेंजिंग हो जाती है। मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि हम सब सुन रहे हैं ग्लोबली सेकेंड वेव ऑफ कोविड की भी आशंका यहाँ जताई जा रही है, कई जगह पर शुरू भी हो गई है। अब ऐसे देखते हुए आप किन सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं? कुछ सेक्टर्स जो कि हमें आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं तो यूटिलिटीज पे आपका फोकस है, टेलीकॉम पर है, फाइनेंशियल में है। क्या क्या चैलेंजेस आपको इन सेक्टर्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका फोकस अब किन पर और बढ़ेगा? सो कविता जी, हम जिस हिसाब से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को रन करते हैं वो वंस अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देख के रन करते हैं। तो इसको एक्चुअली मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली बात कि कोविड के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो हम उसे कैसे डील करते हैं। तो हम उसे डील करते हैं हमारे एक जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उससे, और वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक इस तरह का गूगल मैप्स की तरह का एक सिस्टम है। जैसे हम सभी लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं और गूगल मैप्स में हमें बताया जाता है कि भाई कितनी अवधि लगेगी कोई भी हमारे डेस्टिनेशन को रीच करने में वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैफिक होता है रोड पर, जो शुरुआत में हमें पता नहीं चलता है, और गूगल मैप्स हमें ऑल्टरनेटिव रूट बताता है। उसी तरह हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो एक फेयर वैल्यू अप्रोच का प्रोसेस है, जो हमें बताता है कि भाई अगर कोई बिजनेस में कठिनाइयाँ आई है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कितना इम्पैक्ट बिजनेस में हो रहा है और किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक ऑल्टरनेट रूट की तरह हमें बताता है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सो ये फेयर वैल्यू अप्रोच हमने बैलेंस एडवांटेज फंड में भी यूज़ किया है, जिसके चलते हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि मार्केट जितना गिरा था मार्च में वो एक एक्सेसिव फॉल था, जिसके वजह से हमने हमारा इक्विटी एलोकेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर लिया था। सो आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बताऊं कि जैसे जनवरी में हमारा एलोकेशन करीब 52% के आसपास था इक्विटी में, और ये 52% मार्च एंड में करीब 74% के आसपास हो गया। सो ये चीज़ आपको बताती है कि जैसे जैसे माहौल चेंज होता है वैसे वैसे बैलेंस एडवांटेज फंड का एलोकेशन चेंज होता है, जिससे इन्वेस्टर को कुछ करना नहीं पड़े। उसके लिए ये एक ऑटोमेटिक का रूट है इन्वेस्ट करने का। उसका काम है सिर्फ निवेश करे और आराम से उसको लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाए। हरिया साहब, एग्जैक्टली यही बात हम अपने दर्शकों और निवेशकों को बताते हैं कि आपका काम सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है इन बेहतरीन इक्विटी फंड से या डेट फंड से, और बाकी परेशानी, बाकी मुश्किलें, सारी रात जगना, मिडनाइट ऑयल बर्न करना, वो काम है फंड मैनेजर का, जो कि आप बखूबी निभा रहे हैं। मैं जरा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा आपके सेक्टर एलोकेशंस पर। जब से कोविड की परेशानी आई है, आपका वेटेज आईटी और टेलीकॉम सेक्टर्स पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ कारण होंगे इनके पीछे जो आप ऐसा कर रहे हैं। एक तो उस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए, और फिर बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर पर, जहां पर खासी परेशानी आपको आती हुई दिख रही है इस हफ्ते और शायद अगले हफ्ते भी। आपकी राय आईटी और टेलीकॉम पर। बिल्कुल सही आपने जज किया शैल जी। हमारा वेटेज जो फंड्स का है वो आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी हमने बढ़ा लिया था कोविड के चलते। और जैसा कि मैंने आपको गूगल मैप्स के अप्रोच की तरह से बताया कि हमारा फेयर वैल्यू अप्रोच हमें बता रहा था कि जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है और उसका जो बिजनेस पे इम्पैक्ट है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये दोनों के चलते हमने देखा कि पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी है डाउनसाइड के कंपैरिजन में, और इसीलिए हमने हमारा एक्सपोजर इंक्रीज किया आईटी सेक्टर में। दूसरी बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, तो वहाँ पे एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है, बिकॉज सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है और काफ़ी अवधि के बाद हमें कुछ प्राइसिंग पावर नज़र आ रहा है, जिसके वजह से जो सेक्टर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिटर्न ऑन कैपिटल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस है हमारी एनालिस्ट टीम को, जिसके चलते हमें ये पूरा सेक्टर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो ये 2 सेक्टर हमने हमारा सिग्निफिकेंटली एक्सपोजर बढ़ाया है पिछले 4 से 6 महीने में। चलिए, 6 महीने में आपने ये भी देखा है कि नैस्डैक पे जो शानदार रैली आई है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स पर आती हुई दिख रही है, और हम सब लोग वाकिफ हैं फैंग से, यानी कि फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स,
गूगल, और अब तो उसमें टेस्ला भी जुड़ गया है। तो आप यूँ समझिए, पता नहीं टी शायद साइलेंट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर रैली आती हुई दिख रही है। और वही बात कविता जी आपको अनेक पोर्टफोलियोज में आती हुई दिखेगी। IT और टेलीकॉम हर जगह ओवरवेट है और पहाड़िया साहब इससे बिल्कुल अलग नहीं है। विनय जी, एक प्रश्न और अब बात होगी बैंकिंग सेक्टर की। यहाँ पर कठिनाइयाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अहम केस सुन रहा है और 10 सितंबर को वहां पर यह हेयरिंग दोबारा आती हुई दिखेगी। चर्चा हो रही है ब्याज पर ब्याज देने की और पूरा बैंकिंग सेक्टर ये कह रहा है कि भाई आप इसको अलग ना करें। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इन परेशानी में क्या आप एवरेज लोअर करेंगे इस सेक्टर में या आपका रुझान न्यूट्रल रहेगा? ओके, वंस अगेन शैल जी, आपने बिल्कुल सही एक सेक्टर लिया है जहां पे हमारा वेटेज काफ़ी हद तक अंडर वेट पोजिशन रही है वंस अगेन लास्ट 3 से 6 महीने के दौरान। और ये एक सेक्टर है जिसके ऊपर जिसमें हमें लगता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा करंट पैंडमिक का। और उसी के चलते हमने हमारे फंड्स का एक्सपोजर काफ़ी कम रखा है बेंचमार्क्स के कंपैरिजन में और पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में, बिकॉज हमारे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। सो स्टॉक सिलेक्शन जो हमने किया है इस सेक्टर में, वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया है कि जो कंपनियों को कम से कम इम्पैक्ट हो और जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल हो करंट एनवायरनमेंट में, उनमें हमारा निवेश रहा है। और जहाँ पे हमें लग रहा है कि इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमने निवेश नहीं किया है। पारिया जी, यहाँ पर मुझे समझना है पोर्टफोलियो में खासतौर से अगर मैं इस पर्टिकुलर फंड की बात करूँ तो कैश होल्डिंग स्टेटस क्या होगा? और क्योंकि आप न केवल एक फंड संभालते हैं बल्कि आप कई सारे फंड्स मैनेज करते हैं CMC में, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं आपने होल्डिंग्स डिसाइड कर रखी हैं, क्या ये सिमिलर तरह का पोर्टफोलियो बाकी फंड्स में भी रिपीट होता है? सो कविता जी, जैसा आपने कहा कि मैं काफ़ी सारे फंड्स में संभालता हूँ। एक्चुअली ये हमारा एक टीम अप्रोच है। यूनियन म्यूचुअल फंड एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सारी टीम एक साथ काम करती है। तो फंड मैनेजर्स भी हैं मेरे साथ और भी मेरे फंड मैनेजर्स हैं जो काम करते हैं। सो इसके लिए एक मिला जुला आउटकम है। सो दैट इज़ अबाउट द ओवरऑल फंड्स। सेकेंड, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फंड में जो कैश पोजीशन आपने कहा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये फंड जो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये एक ट्विन पॉकेट्स की तरह काम करता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 2 पॉकेट्स है, एक पॉकेट में है फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरी पॉकेट में है स्टॉक मार्केट में निवेश। सो दोनों में नॉर्मली हम लेट्स से इक्वल पैसे रखेंगे, लेकिन जब स्टॉक मार्केट सस्ता होता है तो हम हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट में से पैसे निकाल कर शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं। और शेयर मार्केट जब महंगा होने लग जाता है तो हम शेयर मार्केट में से पैसे निकाल कर फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं। और ये बिल्कुल एक निवेशक के लिए एक ऑटोमेटिक सा सिस्टम हो जाता है, जिसके वजह से उसे एक एडवांटेज मिलता है। और इसीलिए इस फंड का नाम भी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सो जैसा कि मैंने कहा, जनवरी में हमारा इक्विटी एक्सपोजर करीब 52% था, 31 जनवरी के आसपास। और ये एक्सपोजर इक्विटी में हमारा मार्च एंड में इंक्रीज होके हो गया था कुछ 74%, क्योंकि मार्केट सस्ता हो गया था। हमने फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे फिक्स्ड इनकम में से पैसे निकाल कर इक्विटी में पैसे लगा दिए। सो इसी तरह ये फंड ये डिसीजंस लेता है कितना निवेश करना है शेयर मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट्स अट्रैक्टिवनेस। मार्केट जितना सस्ता होगा हम उतना ज़्यादा पैसा डालेंगे, जितना महंगा होगा हम उतना कम पैसा डालेंगे। सस्ता और महंगा ये डिसाइड करने की जो एक मॉडल है, वो हमारा प्रोप्राइटरी इन हाउस मॉडल है जो फेयर वैल्यू अप्रोच को फॉलो करता है। एंड वो मॉडल इस फंड की एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। तो पहाड़िया साहब, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया कि 2 जेबों में पैसे हैं और जहां पर आपको अच्छा रिटर्न आता हुआ दिख रहा है तो आप दूसरी जेब को हल्का करके पहली जेब को भारी कर लेते हैं। अब टीचर्स डे है और CNBC आवाज़ बहुत ही शानदार तरीके से शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। आप लगभग 2 दशक से बाज़ार में हैं। बताइए, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आप ये बाज़ार में आए और उनका लेखन या उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको पसंद है और वो आपको मदद करता है बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाने में? बिल्कुल। सो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो ज़रूरत है वो है एक माइंडसेट की।
सो इंटेलिजेंस से ज़्यादा इन्वेस्टिंग में माइंडसेट की ज़रूरत है, और जिसके पास वो माइंडसेट आ जाता है उसके पास एक पैसा कमाने की क्षमता भी आ जाती है। तो वो माइंडसेट लाने के लिए हर निवेशक को, कुछ इन्वेस्टर्स को पढ़ना चाहिए, कुछ फेमस इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे शुरुआती वर्षों में मैंने पढ़ा वॉरेन बुफे के लेखनों को। उनके सारे लेख फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, सो वो एक बड़ा एडवांटेज था। सो वॉरेन बुफे ने स्टार्टिंग में हमारे काफ़ी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से वैल्यू को जज करना चाहिए, कितना मार्केट में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर एक और इन्वेस्टर हैं फिलिप फिशर, ये इन्होंने लिखी है किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स 1960 के दशक में। सो इन्होंने बल दिया है कंपनियों की ग्रोथ के ऊपर कि किस तरह से हमें ग्रोइंग कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कंपनियों में जो देखनी चाहिए, जिनके ऊपर हमें बल देना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फिलिप फिशर ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है एक ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। तीसरे जो पर्सनैलिटी है वो है पीटर लिंच। पीटर लिंच ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, और मैं सलाह दूंगा सभी निवेशकों को वो इस किताब को पढ़ें। बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी गई है किताब, मैंने मेरे कॉलेज के टाइम ज़माने में पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी किताब है जो वंस अगेन बताती है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, ग्रोइंग स्टॉक्स, टर्न अराउंड स्टॉक्स, स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक और जितना बांटा जाए उतना बेहतर होता है। और पहाड़िया जी, आपने समय निकाला आज, न सिर्फ आपने अपने फंड्स पर बात की है बल्कि टीचर्स डे के मौके पर लोगों को किन किन निवेश गुरु को फॉलो करना चाहिए, किस किस तरह के ज्ञान के मोती उनसे लेने चाहिए, उस पर भी आपने उनको डायरेक्शन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फायदेमंद फंड्स में आज शामिल होने के लिए। और शैल जी, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब और साथ ही ओमकेश्वर जी जुड़ेंगे और मुझे आपसे आपके गुरु ज्ञान के बारे में भी जानना है, जो कि हम शायद ब्रेक के बाद ही इनसे पूछेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और शो का आखिरी पड़ाव, जहां पर हम सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और इनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी। स्वागत है आपका ओमकेश्वर जी। रोहित वर्मा दिल्ली से हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार रोहित, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, ऑल गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। मैं सीधा ओमकेश्वर जी के पास जाऊंगी। जो भी इनके फंड्स है, 7 फंड्स है मेरे ख्याल से इनके पोर्टफोलियो में, जहां पर ये निवेश कर रहे हैं 2012 से। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो मैं दोहरा देती हूँ एक बार। 15 साल में चाहिए इनको 1.5 करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए और 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ जमा करने हैं। क्या इस पोर्टफोलियो से मुमकिन होगा ओमकेश्वर जी? आप तो इनके पास 7 फंड है और एक ही कैटेगरी में भी मल्टीपल फंड्स हैं, तो उसको हम लोगों ने कंसोलिडेट करने का एक सुझाव दिया है। तो लार्ज कैप में ये दोनों जो लार्ज कैप फंड्स है उसमें से वो निकल करके एक्सिस ब्लू चिप पे लगा सकते हैं, जो 3 और 2 5,000 रुपया लगेगा। एलएसएस का जो फंड है वो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ में लगाए 3,000 का रहेगा। स्मॉल कैप में इनके पास 3 थे, तो उसमें हम कहते हैं एक स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं, जो कि एसबीआई स्मॉल कैप है 3,000 का, और बाकी जो 2 स्मॉल कैप्स है 2-2 हजार के, उसके जगह पर यूटीआई इक्विटी एक मल्टी कैप ले लेंगे तो पोर्टफोलियो बेटर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और अच्छा कैटेगरीज हो जाएंगे। और लास्ट में जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें उनको सुझाव रहेगा कि वो कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज में चले जाएं, जो कि एक अच्छा फंड है। जहां तक गोल की बात है तो जो अभी तक उन्होंने कॉर्पस और इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो करीब वो 10,000 का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसके लिए उनको 1.5 करोड़ का चाहिए था, टारगेट चाहिए था। लेकिन अगर उस हिसाब से आप देखो तो करीब जो उनका जो कॉर्पस जो क्रिएट होगा 4 फंड जो उनके अभी थे उससे करीब 50 लाख होगा, और उसके बाद जो अभी तक उनका जो लमसम अभी तक उनका कॉर्पस क्रिएट हुआ है वो 15 साल में करीब 25 लाख होगा। तो टोटल जो है वो 75 लाख तक की जाएगा। तो उनका 1.5 करोड़ का ये नहीं हो पाएगा, उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली 20 साल के बाद वो जो कर रहे हैं उसमें करीब 8,200 का उनका इन्वेस्टमेंट है एसआईपी का। तो ये जो है वो कुल मिला करके 80 प्लस करीब 10 लाख जो अभी तक इनके पास 5.7 लाख है, उसको लेकर 90 लाख बनेगा।
तो अगर ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं करेंगे तो जो लक्ष्य इनको चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो, और थोड़ा सा पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर उनका लक्ष्य मीट कर पाएंगे। चलिए, क्लियरली आपको अपना निवेश बढ़ाना है, जो बदलाव कहे गए हैं रोहित उन पर आपको अमल करना है। शो को समेटने का समय हो गया है, लेकिन जैसा आप सबसे वादा किया था मैंने, गुरु ज्ञान कहाँ से मिलता है और किनको अपना गुरु मानते हैं ओमकेश्वर जी और शैलेंद्र जी, ये मुझे जानना है। तो ओमकेश्वर जी, सबसे पहले आप बताएं कौन है वो शख्स जिनको आप गुरु के मुकाम पर मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं? जी कविता जी, श्री गिरीश देव हैं, जिनके साथ हमने करियर अपना चालू किया था, और पहला 7 साल उनके अंडर में मैंने काफी कुछ सीखा। स्क्रैच से बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, NRI हो, ई ब्रोकिंग हो, म्यूचुअल फंड हो, सारा चीज उनके अंडर में सीखा है। तो उनका जो योगदान है मेरे करियर में वो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो मेरे को दूसरे जो व्यक्ति जो मिले, जो काफी जिनका अहम योगदान रहा, वो आशीष कुमार चौहान रहे, जो जब मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब मैं काम किया और वहां पर मैंने BSE स्टार MF को जब क्रिएट किया, जो उसको बिल्डअप किया, तो ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण जो भी मैं हूँ, उनके कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। शैल जी? ओमकेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अभी तो आपकी क्या उम्र है, आप तो बिल्कुल ही 20s में है, कहाँ आपने इतना काम कर लिया। लेकिन अगर आप अपने गुरु को नमन करते हैं तो हमारी तरफ से भी नमन, दोनों व्यक्तियों को, श्री गिरीश देव साहब को भी और जो आपने दूसरा नाम लिया उनको भी। तो ये कहानी है कविता जी बाजार के दिग्गज लोगों की। आप बताइए आपके गुरु कौन है? मैंने आपसे पूछा था पहले ये सवाल, लेकिन खैर आपने मुझे पूछा है। मेरे ख्याल से अब तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है, सीखा है, वो सब गुरु हैं। माता पिता से लेके हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आपके साथ शो कर रहे हैं, आपसे भी रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओमकेश्वर जी भी हमें हर वक्त, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आप बताएं। तो कविता जी, ऐसा है कि बाजार से बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं। अगर आप रोज प्राइस और वैल्यू को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, कभी कभी बहुत ज़बरदस्त चांटा भी खाने को मिलता है, और मेरे ख्याल से यही वो सीख है जो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बहुत मैं पढ़ता हूँ, वो हैं श्री हॉवर्ड मार्क्स साहब। एक बहुत ही अच्छा पिछले 4 दशक से वो पोर्टफोलियो चला रहे हैं जिसका नाम है ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट, और वो बहुत ज़बरदस्त किताबें लिखते हैं। उनकी 2 किताबें हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इल्यूमिनेटेड। अगर आप वो पढ़ लें तो आप यूं समझिए कि पूरा बाजार का आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें की हैं और निवेशकों को हमने उम्दा टिप्स भी दिए हैं उनके पोर्टफोलियो के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबने वो टिप्स ध्यान से सुने हैं और उस पर आप अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक अपनी कमाई के लिए रिवैम्प भी करेंगे, बदलाव भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकेश्वर जी, आज समय निकालकर शो में जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, इसी नोट पर हम इजाजत लें? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का शो देखने के लिए, और टीचर्स डे के मौके पर आप सभी को बधाई। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।